आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे इनको डिक्लेयर करते हैं, क्या इनका काम है, मतलब क्या इनको रूल्स हैं इनको नेम सेट करने के लिए, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें आएंगी जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करते हैं। जैसे नॉर्मली किचन में हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, तो अब ये सामान को क्या करते हैं, किसी न किसी एक डब्बे में रखेंगे। मतलब ये जो शुगर क्यूब है, उसको शुगर क्यूब को कहाँ रखेंगे आप? शुगर क्यूब के डब्बे में। दाल है आपकी, दाल को कहाँ रखेंगे? ऑब्वियसली दाल के डब्बे में। वैसे ही आपका जो मिर्ची का पाउडर है, आप उसको मिर्ची के डब्बे में रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो ये सामान है, आप इन सामान को किसी न किसी डब्बे में रखते हो जो आपने उसके लिए रिजर्व कर रखा है डब्बा। वैसे ही कंप्यूटर में है भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो। आपको अपना फोटो स्टोर करना है, आपको जो है वो अपनी कोई फाइल स्टोर करनी है, आपकी वीडियो है, ऑडियो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंप्यूटर में अपने स्टोर करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में कहाँ स्टोर रहती है? ये रहती है स्टोर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है या कैसे स्टोर रहती है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर में क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर रहती है वो सेल्स में डिवाइड रहती है, ब्लॉक्स में डिवाइड रहती है। इनको क्या बोलते हैं? मेमोरी सेल्स। अब सपोज आपको कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, आपको देखना है किस पर्टिकुलर सेल में क्या है, वो आप कैसे देखेंगे? या आपको किसी पर्टिकुलर मेमोरी सेल में कुछ इंफॉर्मेशन को सेव करना है। सी प्लस प्लस या आर्डिनो की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली 100% वर्क करेगा। क्या कर रहा है? आपने लिखा है ए इज इक्वल टू 12, उससे पहले आपने लिखा है आई एन टी। आई एन टी क्या है? एक डेटा टाइप है। इसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी आप मान के चलो कि ये लिखा है ए इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एक डब्बा है, इनमें से जो दिख रहा है आपको डब्बों में से, उसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। ओके, तो डब्बे तो बहुत सारे थे, अब इनमें से एक डब्बे की वैल्यू 12 हो गई, यानी कि एक ये डब्बा जो है वो उसकी वैल्यू 12 है। अब बहुत सारे डब्बे हैं, कैसे पता चलेगा किसकी वैल्यू 12 है? हाँ, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। यानी कि ये तो हमको पता है कि इस डब्बे में वैल्यू 12 है, अब लेकिन अब डब्बा बंद है तो कैसे पता चलेगा उस डब्बे के अंदर क्या है? या ऐसे देख के कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है? तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास हर डब्बे का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं उसका मेमोरी एड्रेस। तो इस केस में मैंने जो मेमोरी एड्रेस एज्यूम किया है वो ये 0x9DFED0, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो मैंने ऐसे रैंडमली चूज किया है, कुछ और भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, इस एड्रेस पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो है 12, यानी कि इस डब्बे की जो वैल्यू है वो 12 है। अब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस से डील नहीं करते, हम क्या करते हैं, उस मेमोरी एड्रेस को एक नेम दे देते हैं। जैसे इस केस में हमने नाम दिया है, उसको क्या दिया है? ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए हमारा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 12 है, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन को हमने एक नाम दे दिया कि भाई तेरा नाम ए है। और जब भी हम ए को रेफर करेंगे इसका मतलब क्या है, हम 12 को रेफर कर रहे हैं। तो इससे हमारी डेफिनेशन वेरिएबल की क्या बनती है कि वेरिएबल्स क्या है, मेमोरी लोकेशन को दिया जाने वाला नेम है एंड इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यानी कि अभी आपको इस डब्बे के अंदर 12 दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 12 एक बार दे दिया आपने तो 12 ही रहेगा। ये इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी भाई। अभी आपने 12 दिया है, कल को चाहो तो इसको 15 रखना है, 13 देना है, 60, 100 देना है, 200, आपकी मर्जी। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंज होती रहती है। आप प्रोग्राम के हिसाब से जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कभी भी उसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं। चलिए आप अपने डब्बे वाले एग्जाम्पल पर फिर से वापस आते हैं। हमारे पास ये 3 डब्बे फिर से आ गए, फिर से खाली 3 डब्बे हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों डब्बों को लेबलिंग करते हैं, इन तीनों डब्बों की, यानी कि इनको एक एक डब्बे को एक एक नाम दे देते हैं। पहले डब्बे को हमने नाम दिया ऑब्स्टिकल, दूसरे डब्बे को हमने नाम दिया डिस्टेंस और तीसरे डब्बे को नाम दे दिया हमने रजिस्टर। ओके, हमारे पास एक इंफ्रारेड सेंसर है, एक हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है और एक हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है। अब आपको पता है तीनों जो मॉड्यूल है आप अपने उसके साथ अटैच कर सकते हो आर्डिनो बोर्ड के साथ, और तीनों का काम अपना फिक्स काम है।
ये इंफ्रारेड रेज के साथ डील करने के लिए यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है, यानी कि दो चीजों की डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। अब ये जो इंफ्रारेड सेंसर है, जो आपका जो बोर्ड से कनेक्टेड होगा, ये कुछ डेटा सेंड करेगा। किसको? आपके आर्डिनो बोर्ड को। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये डेटा सेंड कर रहा है, हमने उसको एक डब्बे में रख लिया। हमने डब्बे का नाम रखा था ऑब्स्टिकल। अल्ट्रासोनिक सेंसर भी कुछ डेटा को सेंड करेगा, इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। ऑब्वियसली वो डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, यानी कि दो चीजों के बीच की दूरी कितनी है, जनरली हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से नाप सकते हैं। तो सपोज वो जो इंफॉर्मेशन आई, आपने उसको एक डब्बे में रख दिया, सेव हो गई। पोटेंशियोमीटर से जो डेटा आया, आपने उसको एक और डब्बे में रख दिया, यानी कि आपके पास तीन अलग अलग सोर्सेस से डेटा आ रहा था और आपने उनको तीन अलग अलग डब्बों में रख दिया। अब ये जो तीन डब्बे हैं, ऑब्स्टिकल, डिस्टेंस और रजिस्टर, यही लेबल दिए थे आपने इनको। ये तीनों क्या है? वेरिएबल्स है। इन्हीं को वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी कि जो डब्बे का मतलब हो गया आपके मेमोरी सेल, तो इनको जो आपने नेम दिया है वो वेरिएबल्स है। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या है? यानी कि ऑब्स्टिकल की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। डिस्टेंस की बात करें उसकी वैल्यू कितनी है? 5। और रजिस्टर की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी है? 200। यानी कि तीन वेरिएबल की तीन अलग अलग वैल्यूज है। सेम भी हो सकती है, आपकी मर्जी। यहाँ फिलहाल इस केस में अलग अलग है। अब फिर से आए वापस डब्बों पर। आज डब्बों के बहुत एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। चलिए, अब मान लो आपको मामा ने आपको एक टास्क दिया है। उन्होंने कहा आपको कि बेटा ये तीन डब्बे हैं, इन तीनों डब्बों की लेबलिंग कर दो। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंट डब्बे, आपने देखा आराम से हाँ डब्बे के अंदर क्या रखा है और आपने उसको लेबल कर दिया। बट आपको जो डब्बे मिले हैं वो डब्बे ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि आपको डब्बे को खोलना है, देखना है कि अंदर क्या सामान था और उसके हिसाब से आपको उसको वहां पर लेबलिंग करनी है, उसको स्टिकर चिपकाना है लेबल लिख के। तो आप अगर पहला डब्बा देखो तो पहले डब्बे के अंदर शुगर है, तो क्या आप उसको चिली का लेबल लगा सकते हो? नहीं। दूसरा डब्बा देखो क्या है, दाल रखी है उसके अंदर, तो शुगर का लेबल लगा सकते हो? नहीं। तीसरे लेवल में क्या है, मिर्ची है, तो क्या आप उस पर 100 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब गलत है। रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते, हम अपना दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं? शुगर वाले डिब्बे पे शुगर का लेबल लगाते हैं, दाल वाले डिब्बे पे दाल का लगाते हैं, मिर्ची वाले डिब्बे पे मिर्ची का लेबल लगाते हैं। यानी कि जब हम उन डब्बों को नाम दे रहे हैं तो आसानी के लिए दे रहे हैं ना, कि ताकि डब्बों को बिना खोले हमको पता चल जाए उस डब्बे के अंदर क्या है। अब ऐसे तो आप शुगर वाले डब्बे पर चिली रख दोगे तो उल्टा ही हो जाएगा, पता चला चाय बनानी थी तो कुछ और ही बन गया। तो कुछ रूल्स हम ये फॉलो करते हैं। ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं जब हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को नेम देते हैं। अब वो रूल्स क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला रूल ये है कि जब आप वेरिएबल को नेम दोगे तो आप उसको स्मॉल लेटर में भी दे सकते हो, कैपिटल लेटर में भी दे सकते हो, यानी कि यहाँ आपको खुली छूट है। आपका वेरिएबल स्मॉल लेटर से मिलकर बन सकता है, या वो कैपिटल लेटर से मिलकर बन सकता है, या फिर आप मिक्स भी कर लो भाई। यानी कि आपने कहा यार आधा स्मॉल हो जाए आधा कैपिटल हो जाए, या एक लेटर स्मॉल एक लेटर कैपिटल, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी उनको यूज करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हमेशा हमको क्या कोशिश करनी है कि हमको जो वेरिएबल का जो नाम देना है वो मीनिंगफुल देना है। ऐसी उलूल जुलूल उठा के कोई भी नाम नहीं देना है। यानी कि अगर आप किसी की जो है वो एज को स्टोर कर रहे हो तो एज दो उसको वेरिएबल नाम। दो चीजों के बीच की डिस्टेंस आपने निकाली है, दूरी निकाली है, तो उसको वेरिएबल को नाम डिस्टेंस दो। उसको वेरिएबल को जो है वो ए मत दो, बी मत दो, सी मत दो, उसको रीजनेबल नेम दो, जिससे पता चले कि हाँ उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ये एक रिकमेंडेशन है, कंपल्सन नहीं है। चले, दूसरा रूल क्या है कि नंबर्स अलाउड है। यानी कि जब आप वेरिएबल्स को जब नेम डिफाइन कर रहे हो तो नंबर्स आप यूज कर सकते हो, यानी कि आपको छूट है, आप वेरिएबल नेम के साथ नंबर भी अटैच कर दो, ऐड कर दो। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी कि A1 तो ठीक है बट 1 गलत है। अब नंबर की कहां जरूरत पड़ेगी भाई, नंबर क्यों देना हमको, खाली उसी से काम हो जाएगा। पड़ सकती है जरूरत। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि आपके पास दो फोन है, एक आपका ऑफिस का फोन है, एक आपका घर का फोन है। तो आप ऑफिस फोन या होम फोन नाम से उसको सेव करना नहीं चाह रहे, शॉर्ट में जा रहे हैं, फोन 1 फोन 2, हो गया काम। तो कहने का मतलब है नंबर्स अलाउड है, बट ध्यान रखना है कि नंबर से शुरू नहीं करना है उस वेरिएबल को। नंबर बीच में कहीं भी आ सकता है, पहली पोजीशन के बाद कहीं भी लो, आप सेकंड पे लो, थर्ड पे लो, फोर्थ पे लो, लास्ट पे लो, आपकी मर्जी।
बट स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। अब कीवर्ड्स क्या बोला है भाई, अगर आप ध्यान से इस वर्ड को पढ़ोगे कीवर्ड्स को, तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। कीवर्ड मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज है भी इंपॉर्टेंट सी। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जिनका अपना एक स्पेशल काम होता है। तो जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रीड कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है, तो जैसे ही वर्ड मिलते हैं तो कंपाइलर को एक स्पेशल सा मैसेज जाता है कि हाँ ये करना है। तो वो जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने प्रोग्राम में अपने नाम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा होगा, मैंने लिखा था INT A इज इक्वल टू 12। तो INT क्या था, वहां पर एक कीवर्ड था, क्योंकि वो बताता है कि आपका जो A है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यानी कि वो नंबर्स को स्टोर कर सकता है। तो आप वहां पर मैं A की जगह INT फिर से नहीं लिख सकता था, यानी कि अगर मैं वहां लिखता INT इज इक्वल टू 10 या INT इज इक्वल टू 20 तो गलत हो जाता, क्योंकि पहला वाला INT तो आपको बता रहा है कि हाँ वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, दूसरा वाला जो वर्ड बता रहा है आपको कि उसका नाम INT, वो नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो आपने जो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो आपने एक फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर किया वेरिएबल, तब तो ठीक है, दूसरे फंक्शन में उसको फिर से डिक्लेयर कर सकते हो। बट अगर हम ग्लोबल स्कोप की बात करें, आपके पास एक ही फंक्शन है, तो उसके अंदर एक वेरिएबल को आप दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो हमेशा यूनिक रहना चाहिए। याद करो आपका जब ग्रेड 10 या 12 का आपने एग्जाम दिया था तो आपको एक रोल नंबर मिला था, क्या था वो रोल नंबर, यूनिक था ना, यानी कि दो बच्चों का वो रोल नंबर सेम था ही नहीं, सबका अलग अलग था रोल नंबर। तो वेरिएबल नेम भी हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और वेरिएबल नेम क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का क्या मतलब, केस सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों ही अलग अलग होते हैं। यानी कि आपने लिखा स्मॉल a इज इक्वल टू 100 और कैपिटल A इज इक्वल टू 200, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग है। जब भी आप स्मॉल a को कहोगे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 100। जब आप कैपिटल A बोलोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 200। सुनने में तो सेम लग रहा है कि दोनों a है, बट यहाँ पर वो अलग अलग है, क्योंकि ये आपकी जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग माने जाते हैं। अब कीबोर्ड पर आप देखोगे तो आपके पास अल्फाबेट्स है, नंबर्स है, उसके अलावा भी बहुत सारी कीज है। जैसे मान लो @साइन है, हैश है, डॉलर साइन है, परसेंटेज का साइन है, और स्टार है, प्लस है, माइनस है, स्लैश है, क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे सिंबल है। ये कोई भी सिंबल आप अपने वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। सिर्फ एक आपका स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, जो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज करोगे या कब यूज करोगे, सपोज आपने वेरिएबल नेम दिया फर्स्ट नेम, जैसे आप अपने फर्स्ट नेम को स्टोर करना चाहते हो एक वेरिएबल में। अब फर्स्ट नेम यानी कि ये दो वर्ड हो गए, अब स्पेस तो अलाउड ही नहीं है, स्पेस तो दे ही नहीं सकते, तो आपके पास दो चॉइस है, या तो दोनों को मिला के लिख दो, फर्स्ट नेम को और फर्स्ट और नेम को दोनों को जोड़ दो साथ में। दूसरी चॉइस क्या है, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम दे सकते हो, तो यानी कि वो साथ भी रहा और अलग भी हो गया। तो ऐसे केसेस में हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना स्पेस यूज नहीं करना है। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वेरिएबल नेम में स्पेस दे देते हैं, उनको एरर्स आते हैं। स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम्स में। चलिए, ये तो हो गई वेरिएबल्स की थ्योरी। अब देखते हैं प्रैक्टिकली हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। बहुत इजी है, क्या लिखेंगे, डेटा टाइप, यानी इस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो और उसका नाम क्या है। मैंने इस एग्जांपल में क्या दिया, मैंने एक INT यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वेटिंग टाइम। सिंपल, एक यानी कि ये क्या करेगा, एक वेरिएबल बना देगा वेटिंग टाइम नाम का, जो इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। अब वेरिएबल बना दिया हमने, यानी कि डब्बा तो है हमारे पास, लेकिन डब्बे में आपने कुछ रखा नहीं। और डब्बे के अंदर कुछ रखना मतलब उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना, उसको वैल्यू असाइन करना। वो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। क्या किया आपने, वेटिंग टाइम इक्वल टू 30, यानी कि आप उसने डब्बे को खोला, आपने उसके अंदर कुछ डाल दिया, दाल के डब्बे में दाल डाल दी। इस केस में क्या किया हमने, जो वेटिंग टाइम नाम का जो डब्बा था, जो वेरिएबल था, उसके अंदर हमने क्या किया, 30 को स्टोर कर दिया। तो यानी कि 2 स्टेप प्रोसेस हो गई, पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, या कह सकते हो असाइन किया उसको वैल्यू। अब इसको आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि पहले आपको डिक्लेयर करना है,
उसके बाद इनिशियलाइज करना है। ऐसा नहीं कर सकते पहले इनिशियलाइज किया उसके बाद जो है वो डिक्लेयर कर रहे हो। यानी कि पहले आप खाना बनाओगे उसके बाद खाओगे भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है पहले खा लो उसके बाद बनाओगे, है ही नहीं तो खाओगे कहां से। तो पहले डिक्लेयर करो उसके बाद उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करो। हाँ, एक काम कर सकते हो आप, इन दोनों स्टेटमेंट को एक में मर्ज कर सकते हो आप, यानी कि एक ही लाइन में आपका काम हो जाएगा, डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। वो कैसे होगा, ये देखो, INT वेटिंग टाइम इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या हुआ कि वेटिंग टाइम नाम का एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो जो इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू कितनी 30, तो ये अलाउड है, ये ओके। तो ये आपकी मर्जी है, आप अलग अलग डिक्लेयर करो या एक ही लाइन में दोनों काम कर लो, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। टेक्निकली इसमें कोई ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ओके, अब पिछले में एग्जांपल में हमने देखा बार बार ये वर्ड यूज हुआ, डेटा टाइप डेटा टाइप डेटा टाइप। क्या है ये डेटा टाइप? अगेन इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो, पता चल जाएगा क्या है डेटा टाइप। मतलब किस टाइप का डेटा है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं, वो बताएगा आपका डेटा टाइप। यानी कि क्या आप नंबर स्टोर करने जा रहे हैं या आप नॉन न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। क्योंकि डेटा तो कुछ भी हो सकता है, आपकी एज एक डेटा है, आपका नाम एक डेटा है, बट दोनों अलग अलग है, एक नंबर है और एक नंबर नहीं है। तो वैसे ही डेटा टाइप भी उनके अलग अलग हो जाएंगे। तो डेटा टाइप क्या करता है, वो बताता है कि वो आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये रहा उसका पूरा टेबल। तो इसमें से हम अगर हम देखें डेटा टाइप की टेबल से देखें अगर, तो INT, अनसाइंड INT, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग, शुरू के चार को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो शुरू के जो चार हैं वो सारे वेरिएबल्स जो वैल्यूज लेंगे वो बिना किसी डेसिमल की वैल्यूज होगी। यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बिना डेसिमल के 100, 200, 300, 400, 500 चलेगा, बट 2.5, 3.5, 3.2, 3.1 ये डेसिमल वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज आप इसके साथ स्टोर नहीं कर सकते INT और लॉन्ग के साथ, भले से वो सिंपल INT है या अनसाइंड INT है। बिना किसी डेसिमल की जो वैल्यू है आप इनके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो अब डेसिमल वाली वैल्यू कहाँ जाएंगी भाई, हमारे पास तो डेसिमल वाली वैल्यू भी होती है। जैसे मान लो आप दुकान पर गए तो क्या भाई जो है 2.5 किलो आलू दे दो, हाँ 3.5 किलो टमाटर दे दो। तो आपका जो यहाँ पर लग रहा है ना पॉइंट्स में, तो वैल्यूज आ रही है आपकी। तो उसको आप कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास है ऑप्शन है, क्या है आपके पास, फ्लोट एंड डबल। तो यानी कि आपकी वैल्यू अगर डेसिमल में है तो आप यूज कर सकते हो फ्लोट एंड डबल। फ्लोट एंड डबल में आप बिना डेसिमल के यानी कि 4.0 का मतलब 4 ही हो गया, तो वो कर सकते हो, बट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फिर से एक और सेकंड कॉलम देखो तो यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि वो मेमोरी में कितनी मेमोरी यानी कि वो कंज्यूम करेगा। INT कितना कंज्यूम कर रहा है, 2 बाइट, ये 2 बाइट। लॉन्ग कितना कर रहा है, 4 बाइट। तो यानी कि अगर आपका काम INT से चलने वाला है तो आपको लॉन्ग नहीं लेना है, क्यों आपको मेमोरी उसकी वेस्ट करना है इसलिए। चलिए फिर से देखते हैं अभी INT और अनसाइंड INT में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी 2 बाइट ले रहा है, ये भी 2 बाइट ले रहा है, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। यस, बिल्कुल है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, रेंज का है। अभी रेंज क्या है, चलिए देखते हैं। रेंज का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने लिखा है यहाँ पर माइनस के 32768 से लेकर के प्लस के 32767, यानी कि 32,768 निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव 32,767 के बीच का कोई अगर नंबर है तो वो INT में स्टोर हो सकता है। इससे छोटा या इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं हो सकता, ये इसकी लिमिट है। यानी कि आपका जो नंबर 35,000 है वो INT उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग में जाना है, यानी कि ये। और लॉन्ग जाने का मतलब कितना हो गया, सीधे 4 बाइट, यानी कि उसका जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है जस्ट डबल हो गई। तो यानी कि नंबर तो आपका बहुत छोटा सा बढ़ रहा है, बट वो बहुत आपको महंगा पड़ रहा है, यानी कि जो मेमोरी जो कंज्यूम कर रहा है वो जस्ट डबल कर रहा है। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, उस केस में आप अनसाइंड को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कई सारी केसेस में आपको पता होता है कि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे आप जो है आपके और आपके फ्रेंड के घर की डिस्टेंस को नापोगे तो क्या वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। आप किसी की एज के बारे में बात करोगे तो क्या वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो आप अगर 100% श्योर है
कि आपका डेटा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप अनसाइंड लिख दो। तो अनसाइंड लिखते ही क्या करता है, वो उसकी नेगेटिव वाली रेंज को खत्म कर देता है, यानी कि वो माइनस में नंबर्स को स्टोर नहीं कर सकता, सिर्फ प्लस में कर सकता है। इसके साथ फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ आपकी रेंज डबल हो गई, यानी कि पहले कितना था, माइनस के 32768 से प्लस के इतना था। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे माइनस 32768 और 32767 को, तो आपको मिल जाएगा 65,535। तो यानी कि जीरो से लेकर के 65,535 के बीच की जो भी नंबर है वो आप अनसाइंड इंटीजर में स्टोर कर सकते हो। डिक्लेयर करना ही सिंपल है, पहले आपने लिखा था int a is equal to समथिंग, अब लिख दो अनसाइंड int a is equal to समथिंग, वो अनसाइंड बन जाएगा। सिर्फ फर्क इतना होगा, ये पहला वाला int जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों लेगा, और ये अनसाइंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेगा, नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेगा। सेम लॉन्ग एंड अनसाइंड लॉन्ग का भी केस है। int लॉन्ग में सिर्फ फर्क इतना है कि ये स्मॉल नंबर्स के लिए है, और ये जब आपके नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर है तो आप लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बूलियन की। आपका जो बूलियन है वो सिर्फ दो ही वैल्यू लेता है, यानी कि या तो उसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। जैसे बटन होगा ना आपके घर में, भाई लाइट का बटन है, एसी का बटन है या फैन का बटन है, तो उसके अंदर तो दो ही स्टेट है ना, या तो आपको दबा दो तो ऑफ हो गया, फिर से दबा दो तो ऑन हो गया। तो वैसे बूलियन क्या करता है, सिर्फ दो वैल्यू को स्टोर करता है, ट्रू फॉल्स, 0 1। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन है, अगर आपके पास आपको पता है इन दो में से कोई एक चीज हो सकती है, यानी कि बटन ऑन है या ऑफ है, या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बूलियन का यूज करेंगे। कैर, चार भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। ये क्या करता है, इसकी रेंज जो है वो माइनस के 128 से प्लस के 127 तक। ये जनरली क्या होता है, वो कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। और अनसाइंड की रेंज है आपकी 0 से लेकर 255 तक। और ये बाइट 1 बाइट जो है सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, तो यानी कि ये बहुत आपको कम मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आपका काम इससे हो सकता है तो आपको इसी का यूज करना है। वो डेटा टाइप आपको बहुत संभाल के आपको चूज करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं वेरिएबल स्कोप की, यानी कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करना जा रहे हो उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन उसकी वैल्यू को रीड कर सकता है, वो कहलाएगा आपका वेरिएबल स्कोप। यानी कि उस वो कहाँ कहाँ विजिबल है। विजिबिलिटी के हिसाब से हम वेरिएबल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं लोकल, हम कह सकते हैं ग्लोबल। लोकल वेरिएबल वो जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही एक्सेस हो सकते हैं, यानी कि उस एरिया के बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकते। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, आपने देखा था पहले वीडियो में मैंने लिखा था वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, फर्स्ट वीडियो में। तो सेटअप कैसा, मैंने बोला था एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन के अंदर अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उस फंक्शन के बाहर नहीं जाएगा, यानी कि उस फंक्शन के लिए वो लोकल हो गया। उस अगर फंक्शन के बाहर आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो तो वो हो जाएगा ग्लोबल, यानी कि उसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो लोकल मतलब उस फंक्शन के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, और ग्लोबल का मतलब है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक फंक्शन बनाया है वॉइड सेटअप यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम दिया हमने एलईडी, उसकी वैल्यू कितनी रखी है 9। तो ये जो वेरिएबल है एलईडी वेरिएबल जो है ये क्या हो गया आपका लोकल वेरिएबल। सेम प्रोग्राम, बट यहाँ क्या किया है कि एलईडी को क्या किया, फंक्शन से बाहर कर दिया, यानी कि इससे बाहर कर दिया, ये बाहर है। तो ये एलईडी जो हो गया वो क्या हो गया ग्लोबल, यानी कि जो सेकंड वाले केस में, ये वाले केस में जो ग्लोबल वाला वेरिएबल है ये किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है, यानी कि ये सेटअप तो है ही। अगर मैं चाहूँ तो इसको लूप नाम का जो फंक्शन था वहां भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो वहां भी वो 9 ही दिखाएगा। बट ये पहले वाले केस में जो लोकल मैंने बनाया था यहाँ पर, इसको अगर मैं लूप वाले फंक्शन में एक्सेस करूंगा तो एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सेटअप फंक्शन तक ही है, यानी कि सेटअप के बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सेटअप से जैसे बाहर निकले खत्म हो गया वो डेड, लेकिन ये जिंदा है क्योंकि बाहर है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल स्कोप। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। अब हमें पता है कि कुछ चीजों की वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम ही रहती है। जैसे मान लो पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14 है, तो अगर आपको किसी वेरिएबल को रीड ओनली बनाना है, यानी कि आप चाहते हो कि प्रोग्राम में आगे जाके उसकी वैल्यू चेंज ना हो, भाई पाई की वैल्यू 3.14 है या 22/7 है, इतना ही रहे, चेंज ना हो, तो उन एक्सीडेंटल मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप
CONST क्वालिफायर का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे देखिए, प्रोग्राम यहाँ किया है, एक प्रोग्राम बनाया है किसके लिए, आपको किसी भी सर्किल का एरिया निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया है। आपको पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो यहाँ पर हमने रेडियस मान लिया है 5, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट, क्योंकि हमको पता है कि एरिया जो आपका पॉइंट्स में हो सकता है, इसलिए हमने रेडियस को और एरिया को क्या किया, पॉइंट में डिक्लेयर किया। ठीक है, यहाँ पर 5.0 लिखते तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि फ्लोट में लिया है, बट ये भी चलेगा। अब एक फंक्शन है void setup नाम से, यहाँ पर नीचे देख रहे हो, यहाँ पर क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लगाया पाई इंटू रेडियस। बाद में चाहते तो आप इस एरिया इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते थे, जो इस एग्जांपल में नहीं किया। तो यहाँ इस प्रोग्राम को दिखाने का मेन मकसद ये है कि आप कांस्टेंट को यूज कैसे कर सकते हो, यानी कि आपने ये पाई यहाँ पर बना दिया 3.14। अब मैं आगे चाहूँ तो इस प्रोग्राम में चाहूँ तो यहाँ पर लिख दो पाई इज इक्वल टू 8, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, उसको कांस्टेंट कह रखा है। तो इस पाई जो वेरिएबल आपने बनाया है, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो शुरू में मैंने बताया ना, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं होती है। इस केस में आके वो फिक्स हो गई। तो आपने अगर उससे पहले CONST लगा दिया, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स होगी। अब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना होता है, आप CONST का यूज कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने थ्योरी में तो ये सारी चीजें देख ली हैं, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। कोशिश करता हूँ मैं जितने भी टॉपिक्स आज मैंने कवर किए हैं, वो सारे के सारे आपको एक बार प्रैक्टिकली भी दिखा पाऊँ। चलिए, मैं अपना जो है वो आर्डिनो आईडी खोल लेता हूँ और अपना डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम इस सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करेंगे। चलिए, हमारा ये आर्डिनो आईडी हमने खोल लिया है। उनो हमारा जो है वो बोर्ड ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्केच है। इसको चलिए हमें काम करते हैं, एक सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इसको स्केच को एक नेम देते हैं, सबसे से स्केच 2 दिया हमने इसको नाम। और यहाँ जो कमेंट्स लिखे आ रहे हैं, ये हम इनको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है वो यहाँ पर कुछ कोडिंग करेंगे। जैसे मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि जो void setup फंक्शन है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, और ये void loop जो फंक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो ज़्यादातर कोडिंग आज जो है void setup नहीं करते, क्योंकि हमको बार बार तो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना नहीं है, हमको सिर्फ चेक करने हैं वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। तो ज़्यादातर काम हमारा सेटअप फंक्शन से ही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा int a is equal to 12। ओके, अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, प्रिंट करके देखना है कि क्या a की वैल्यू सच्ची मुच्ची में 10 है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या यूज करेंगे, एक फंक्शन है println, और हम इसको सीरियल कंसोल पर प्रिंट करेंगे, इसलिए serial.println लिख रहे हैं हम यहाँ पर। और क्या प्रिंट करने वाले हैं, वैल्यू किसकी, a की। इससे पहले हमको सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी बॉड रेट सेट कर देते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे serial.begin, और यहाँ पर हमने इसका सेट कर दिया है 9600। अब इसको कम ज़्यादा, ये बॉड रेट है, कम ज़्यादा कर सकते हो आप इसको। मैंने 9600 को सेट कर दिया है। अभी फिलहाल आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में देख रहे हैं। तो int a is equal to 12 हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया println मेथड के थ्रू। उस a की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। चलिए काम करते हैं, इसको स्केच को अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। स्केच हमारा अपलोड हो रहा है, दिखा रहा है अपलोडिंग, ये देखिए नीचे डन अपलोडिंग, अपलोड हो गया। यहाँ सीरियल मॉनिटर है, यहाँ से हम उसकी वैल्यू को देख सकते हैं, जो भी हमने प्रिंट किया है इस स्टेटमेंट के थ्रू, की वैल्यू क्या आ गई है। तो यहाँ क्लिक कीजिए, कुछ आएगा, यस, क्या आ गया 12, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू कितनी दी थी, 12 दी थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, वो 12 शो कर रहा है। चलिए काम करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं, 120 दे देते हैं, और देखते हैं कि अब क्या होता है। मैंने इसको फिर से रन किया, अपलोड हो रहा है, डन अपलोडिंग दिखाया उसने, फिर से रन किया, अभी क्या वैल्यू होगी 120। तो 12 जो है वो पुरानी वाली वैल्यू है, हमने क्योंकि इसको आउटपुट को क्लियर नहीं किया था। अब चाहते हो कि पुरानी वाली वैल्यू ना आए, तो नीचे क्लियर आउटपुट लिखा है, यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। तो int हमने देखा, अब हम क्या करते हैं, अब हम 120.78 कर देते हैं इसको।
और अब हम इसको रन करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। डन, रन करते हैं, देखते हैं कितना दिखा रहा है। 120 दिखा रहा है। अब चाहो तो इसको क्लियर कर दो। उसके बाद चलो कुछ और नंबर स्टोर करते हैं। हम स्टोर करते हैं 7.5। अब इसको अपलोड करते हैं, देखिएगा क्या होगा। कितना आ रहा है? 7। क्यों? 0.5 कहाँ गया? आइडिया है कोई? सोचो। 0.5 कहाँ चला गया? गायब। गायब इसलिए हो गया क्योंकि आपने उसका डेटा टाइप डिफाइन किया था INT, और मैंने आपको बताया था INT में डेसिमल वैल्यूज नहीं आ सकती, तो इसलिए डेसिमल वाला जो पार्ट था उसने ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए। 7.5 है मतलब 7। अगर आपको डेसिमल वाला पार्ट चाहिए तो दिमाग पे जोर डालो, क्या करना होगा, सोचो। यस, अब हमको INT की जगह क्या लिखना था? फ्लोट लिखना था। तो हम क्या लिखेंगे इसको? फ्लोट। अब चलिए इसको अपलोड करते हैं। अब देखते हैं, अपलोड हो गया, रन किया। अब देखें कितना है? 7.5। यानी कि अब हमारा काम ठीक हो गया। यानी कि अब हमने देख लिया कि हम इंटीजर्स को कैसे स्टोर करते हैं, हमने देख लिया हम फ्लोट को कैसे स्टोर करते हैं। चलिए, और एक आपको याद होगा वहां हमने यूज किया था अनसाइंड। चलिए अनसाइंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटीजर का एग्जांपल दे देता हूँ। मैं फिर से क्या करता हूँ, INT A इज इक्वल टू, ओके, INT की जो रेंज थी हमारी, मैक्सिमम रेंज थी तो 32767 थी। तो चलिए वही देते हैं 32767, और इसको अपलोड करते हैं स्केच को। डन, 32767 आ गया आपका। ओके, अब एक काम करता हूँ, 32767 की जगह पर 32768 कर देता हूँ, यानी कि मैंने उसको बढ़ा दिया, यानी कि रेंज यहाँ पर क्या हो गई? एक्सीड हो गई। अब देखते हैं क्या करता है। गड़बड़ करेगा। कर दिया गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दिया? माइनस साइन ऐड कर दिया, निगेटिव कर दिया, जबकि मेरा नंबर क्या था? पॉजिटिव था। तो यानी कि गड़बड़ हो गई। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसके लिए सोल्यूशन है आपके पास। क्या कर सकते हो? इसके जस्ट पहले आप लगा दो अनसाइंड, और अब आप इसको अपलोड करो। देखते हैं, हो गया अपलोड। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व। माइनस साइन जो था आपका बढ़ गया, क्योंकि आपकी रेंज क्या हो गई? डबल हो गई। या अगर आप अनसाइन नहीं करना चाह रहे, यानी कि आपको पता नहीं है, आप श्योर नहीं हो कि ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो आप क्या करोगे? आप इसको लॉन्ग यूज कर लो, क्योंकि लॉन्ग की रेंज आपकी इंटीजर से ज्यादा है। देखिए अभी भी सही है, 32768 आ रहा है। तो यानी कि आप इंटीजर भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे आपने अनसाइन इंटीजर यूज किया, वैसे आप अनसाइन लॉन्ग को भी यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, और हमने क्या यूज किया था, और हमने देखा था अपना बूलियन। चलिए बूलियन भी देखते हैं। बूलियन, सपोज हमने इसको नाम दिया बी, और यहाँ पर हमने वैल्यू दिया इसको ट्रू, और हम बी को प्रिंट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या है? 1, क्योंकि मैंने क्या लिखा था? ट्रू। बताया था मैंने आपको कि 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। तो ये क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रू दिया था, इसलिए जो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर के आ रही है मेरी, क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब चलिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो अब 0 आना चाहिए। देखते हैं, रन करते हैं। ये क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स दिया था। अब एक काम करते हैं, यहाँ सीधा 1 दे देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। अभी 1 ही आना चाहिए, क्योंकि 1 का मतलब ट्रू ही होता है। देख 1 आ गया। अब यहाँ पर मैं 0 दूंगा, तब क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। अब और क्या था डेटा टाइप? और था आपके पास एक कैर। चलिए कैर में बी में हम डिफाइन कर देते हैं सपोज ए। अब ये बी और ए ये दोनों अलग अलग है। ये बी जो है वेरिएबल नेम है, और ये जो ए जो है ये इस वेरिएबल की वैल्यू है, तो दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए देखते हैं क्या प्रिंट होता है।
क्या प्रिंट हुआ? ए प्रिंट हो गया, क्योंकि ये जो वेरिएबल बी की वैल्यू थी वो कितनी थी? ए थी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको 65 दे देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। कितना आया? ए ही आया। क्यों आया ए? क्योंकि ए की जो एस की वैल्यू होती है वो 65 होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस की का फुल फॉर्म। तो कैपिटल ए को जो नंबर मिला है हमारा, उसकी जो एस की वैल्यू है वो कितनी है हमारी? 65 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको 66 कर दूं तो वो बी होना चाहिए, 67 कर दूं तो सी होना चाहिए। यस, होना चाहिए, सी प्रिंट करना चाहिए। चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं। यस, सी किया हमने, 67 किया, सी प्रिंट हो गया। वैसे ही स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होती है? 97। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 97 लिख दूं तो स्मॉल ए प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं। यस, अब स्मॉल ए प्रिंट हो। वैसे अभी एक एक करके आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 97 स्मॉल ए है तो बी का 98 होगा, उसके बाद 99, उसके बाद 100, ऐसे करके ये आपका एक एक करके आगे ऐड होता रहेगा। तो हमने ये वेरिएबल्स तो देख लिए, वेरिएबल डिक्लेयर करना देख लिया, वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना देख लिया, यानी कि b इक्वल टू 97 लिखने का मतलब क्या हो गया? उसकी वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर रहे हो। कैर b लिखने का मतलब क्या हो गया? आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। जो हमने डिस्कस किया था और वो था हमारा स्कोप, वेरिएबल स्कोप, यानी कि आप उस वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। चलिए ये भी हम देख लेते हैं प्रोग्रामेटिकली कि इसका काम कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल वेरिएबल। तो यहाँ हमने लिखा int, इसको हमने कर देते हैं a, इसकी वैल्यू हमने कर दी 100। ओके, और यहाँ पर हमने a को प्रिंट कर दिया। आपको पता है क्या होने वाला है? 100 प्रिंट होगा। ये देखिए 100 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट को कॉपी कर देता हूँ लूप के अंदर भी। एनी आइडिया क्या होने वाला है? एरर आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या एरर आएगा। a was not declared in this scope, यानी कि ये जो a आपने जो डिक्लेयर किया भाई, ये डिक्लेयर किया कहाँ पर? सेटअप नाम के फंक्शन के अंदर। यानी कि ये जो a है इस ब्रैकेट के बाहर निकलते ही बेकार हो गया, एक्सेसिबल हो ही नहीं सकता। यानी कि ये जो a जो एक्सेस हो सकता है वो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में हो सकता है, ये ओपन और एक क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि ये एरिया है इसका, इस सेटअप का। यानी कि सेटअप फंक्शन इस ब्रैकेट से शुरू होकर इस ब्रैकेट पे खत्म हो जा रहा है, तो ये a जो है वो इस ब्रैकेट के बाहर नहीं निकल सकता। और आप क्या करना चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि ये दूसरे फंक्शन के अंदर चला जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये a जो था वो आपका, ये जो आपने डिक्लेयर किया int a, उसकी जो वैल्यू आपने 100 दिया था वो आपने लोकल डिक्लेयर किया, यानी कि ये सिर्फ इसी वेरिएबल के अंदर एक्सेस हो सकता था, इसके बाहर एक्सेस नहीं हो सकता था। तो अगर आप इसको यहाँ भी यूज करना है, यहाँ भी यूज करना है, तब आप इसको क्या करना था? आपको इसको बनाना था ग्लोबल। चलिए ग्लोबल बनाने के लिए क्या रख देते हैं? हम इसको बाहर कर देते हैं। हमने क्या कर दिया? इसको बाहर कर दिया फंक्शन के बाहर, यानी कि अभी सेटअप के अंदर नहीं है, सेटअप से बाहर है। तो सेटअप से बाहर है का मतलब क्या है? इसको सेटअप भी एक्सेस कर सकता है, इसको लूप भी एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बन गया ग्लोबल। चलिए हम इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिएगा चल गया, अभी बहुत बार आ रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि मैंने इसको लूप में डाल दिया। सेटअप फंक्शन तो सिर्फ इसको एक बार प्रिंट कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है, जो लूप जो फंक्शन है वो क्योंकि बार बार एग्जीक्यूट होता है, मैंने बताया कि लूप का मतलब क्या, बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो क्योंकि बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब बार बार वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी वैल्यू को भी बार बार प्रिंट कर रहा है, और बहुत स्पीड से काम हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसकी स्पीड को कम कर देते हैं भाई। हम इसके अंदर 2 सेकंड का जो है डिले लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू प्रिंट होगी हर 2 सेकंड में होगी, जिससे एटलीस्ट आपको पता चलता रहेगा कि हाँ वो लूप के थ्रू हो रहा है। देखिए पहले जो 100 आया वो इसकी वजह से आया, और जो दूसरा 100 आया वो ये इसकी वजह से आ रहा है, ये सब इसकी वजह से आ रहा है। तो ये लूप में बार बार जो है वो आपकी वैल्यू प्रिंट होती जा रही है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल का स्कोप। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जब हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा है यहाँ पर
ए ना लिख करके सपोज हमने यहाँ पर लिखा है कि चलो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 100 एंड देन यहाँ पर हमने दिया इंटीजर बी इज इक्वल टू लेट अस से 2 और ए इज इक्वल टू 5 कर देते हैं। चलिए, और यहाँ पर हमने दे दिया int c इज इक्वल टू, सब कुछ कैपिटल है, चलो इसको भी कैपिटल ले लेते हैं, a डिवाइडेड बाई b, यानी कि a को हम b से डिवाइड कर रहे हैं और उसको c में स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, c को प्रिंट करने वाले हैं। इसको मैं कमेंट बना देता हूँ या फिर हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने 3 वेरिएबल लिए, पहले वेरिएबल की वैल्यू 5, दूसरे की वैल्यू 2 और तीसरे के केस में क्या किया, हमने दोनों को डिवाइड किया और हमने उसकी c की वैल्यू को प्रिंट कर दी, सिंपल सी बात है। तो कायदे में इसका आंसर आना चाहिए 2.5, पर 2.5 नहीं आएगा। पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर आप सोच कर रखिए 2.5 क्यों नहीं आएगा और फिर डिस्कस करेंगे 2.5 क्यों नहीं आएगा, क्या आया। चलिए मैं इसको क्लिक करके दोबारा रन करता हूँ ताकि चीजें क्लियर रहे। देखिएगा क्या आंसर इसका आता है, इसका आंसर आया 2, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2। क्यों हो गया भाई 2? फिर से अब अपने डेटा टाइप में वापस जाइए। क्या था कि a क्या है 5 है, b क्या है 2 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2.5 कायदे में। तो बट आप उसको स्टोर क्या कर रहे हैं int के अंदर, तो int में जब आप 2.5 स्टोर करोगे तो भाई 0.5 तो उड़ जाना है, तो क्या हुआ 0.5 उड़ गया। इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको डिक्लेयर करो फ्लोट। तो आपने इसको कर दिया फ्लोट, अब देखते हैं क्या होता है। कितना है 2.0, और भाई हमने तो अब तो फ्लोट में डिक्लेयर कर दिया, तो अब 0.5 कहां चला गया, क्यों नहीं आ रहा, सोचो। यही तो मैंने बोला था कि फ्लोट में जो आप जो है वो नंबर्स जो है वो डेसिमल में स्टोर कर सकते हैं। अब तो हमने सी को फ्लोट ले लिया है, तो ये 0.5 कहाँ गायब हो गया, ये क्या है, ये कंप्यूटर क्या गलत कर रहा है क्या? नहीं, कंप्यूटर अभी भी ठीक कर रहा है, सब कुछ ठीक कैलकुलेशन कर रहा है। और सी को आपने फ्लोट डिक्लेयर किया है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो 2.0 दिखा रहा है, यानी कि आपका फ्लोट अपना काम ठीक से कर रहा है। बट आपने जो उसको यूज किया वो गलत तरीके से यूज किया, क्योंकि आपने क्या लिखा है यहाँ पर a डिवाइडेड बाई बी। अब a क्या है आपका, इंटीजर है, b क्या है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो वो इंटीजर ही देगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को फ्लोट बना दो, तो आपका आंसर फ्लोट में आ जाएगा। जैसे मान लो इसको लिख दो आप फ्लोट, FLOAT फ्लोट, सपोज फ्लोट a इक्वल टू 5 लिख दिया। अब इसको आप रन करो, अब देखते हैं, अब आपका आंसर 2.5 आना चाहिए। ये देखिए 2.5 आता रहा, ठीक आ गया आंसर। यानी कि जब आप डिवाइड करते हो नंबर को, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इंटीजर इंटीजर, यानी कि जब दो नंबर को आप डिवाइड करोगे तो वो इंटीजर ही आपको देगा, भले से आप उसको फ्लोट में स्टोर करो या कहीं और भी स्टोर करो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और इसको इसके लेवल को आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम इफ एल्स और फॉर लूप जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट आपको कैसे एग्जीक्यूट करनी है, लूप्स वगैरह कैसे यूज करने हैं, और उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। एकदम से आपको पूरा हाई लेवल का बता देंगे तो वो भी समझ में आने वाला नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।